बाकी कहाँ गए ऑफलाइन वाले? देखा नहीं? नहीं, वो लोग आएंगे, ऑफलाइन ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करें, आ जाएंगे वो। न्यूक्लियस, the study of the nucleus, the study of the nucleons, the study of the nuclear force, the study of the weak force. बहुत सारे स्टडी है ना। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में समझना होगा कि न्यूक्लियस है क्या भाई। आप सब जानते हो कि न्यूक्लियस क्या होता है? यस, इफ इट इज न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन तो इनके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। तो ये तो हमने देखा था पहले एटॉमिक, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में। बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई? इस एटम्स के बारे में पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में हम देखा था। यहाँ पे हमारे जो स्टडी था ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो उनका एक अपना ग्राउंड स्टेट होता है, फिर उनका एक एक्साइटेड स्टेट होता है, फिर अनदर एक्साइटेड स्टेट होता है। और जब अपने एक्साइटेड स्टेट में इन्हें जाना हो जाता है तो इनको एनर्जी देना पड़ता है। या एक्साइटेड स्टेट से जब आते हैं ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज करते हैं। कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं भाई? नहीं, वो तो हाइड्रोजन के लिए, वो हाइड्रोजन के लिए है। और वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आ रहा है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कब रिलीज करेंगे? तो वो तो हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे। और वो जब इन्फिनिटी से जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब तो 13.6 नहीं करेंगे, तब तो 10.2 करेंगे। बिल्कुल सही, गुड। यस विकास, आर यू सेइंग समथिंग? नो सर। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही हमने, हमारा पहला फोकस किस पे था? हमारा पहला फोकस किस पे था? इलेक्ट्रॉन पे था। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन एक एनर्जी स्टेट से अनदर एनर्जी स्टेट्स में था, जिसको हमने ग्राउंड स्टेट बोलेंगे फर्स्ट को, फिर एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे नेक्स्ट को, फिर सेकंड एक्साइटेड अनदर वन। मालूम पड़ेगा कि न्यूक्लियस के अंदर में भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है। न्यूक्लियस के अंदर में भी जो न्यूक्लियस है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही कुछ है जो अपनी, आइए और भी कोई था बाहर? ओके, अब हमें न्यूक्लियस के बारे में समझना है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है। क्या इसके अंदर में भी कुछ एक्साइटेड स्टेट जैसा कुछ होते हैं? हाँ भाई, यहाँ भी होते हैं। क्या यहाँ भी कोई, जैसे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट होती है, क्या यहाँ भी कोई न्यूक्लियस की ऑर्बिट होते हैं क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मींस न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियस। ओके, द रेजिडेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मालूम चलेगा कि हाँ भाई इसके अंदर में भी कुछ क्वांटम, इसको भी बोलते हैं क्वांटम, है ना, जैसे क्वांटम स्टेट्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3, है ना, इसके अंदर में भी होते हैं। उनका भी एक रूल है, चलो वो भी देखेंगे, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो बहुत सारे तो ऐसे एटम हैं जिसमें एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी नहीं है, मतलब बहुत सारे नहीं, ओनली वन, एक हाइड्रोजन, मतलब देयर इज नो न्यूट्रॉन, ओनली प्रोटॉन देयर। लेकिन बाकी सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन और कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे एटम्स मिलेंगे जिसमें आपको क्या मिलेगा भाई? क्या क्या मिलेंगे आपको? न्यूट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल मिलते हैं। कहीं कहीं ऐसा मिलता है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर कम होते हैं प्रोटॉन्स से। कभी कभी किसी किसी में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर हमेशा प्रोटॉन के इक्वल ही होते हैं किसी भी एटम में, है ना। तो जब एन और पी की जब रेशियो, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है?
और ये एक ही जगह पे क्यों पैक्ड होते हैं? तो बोलते कि भाई एक ही जगह पे पैक्ड है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम होता है, जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो काफी स्मॉल होता है विद कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द होल एटम। एटॉमिक वॉल्यूम के मुकाबले में न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है। सपोज करो कि एक एटम एक फुटबॉल ग्राउंड की जैसा है, देन फुटबॉल वुड बी द न्यूक्लियस। नहीं, फुटबॉल ग्राउंड तो बहुत बड़ा हो गया, तो अगर उस साइज का, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जबकि अगर इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे तो फिर क्या होंगे? तो कई सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कई सारे न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे है ना, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। हमें पता है कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं पाई जाती। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंगली, तो न्यूक्लियस को तो हमेशा स्प्रेड करना चाहिए, फैलना चाहिए, या ब्रेक हो जाना चाहिए अपने आप, या अनस्टेबल होना चाहिए। बट वी हैव द स्टेबल न्यूक्लियस, वी हैव द स्टेबल न्यूक्लियस। हमारे पास कुछ न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस भी है और कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस भी है। हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलते रहते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? रेडियो एक्टिविटी के, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं इससे। ओके, तो इसका मतलब है कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उसमें एक और फोर्स होगा जो इसके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड, सो न्यूक्लियर फोर्स का जो मोस्टली जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है भाई? लेकिन रिपल्सन भी होता है काफी क्लोज। अगर न्यूक्लियस काफी क्लोज आना शुरू करेंगे तो रिपल्सिव नेचर का भी आते हैं, होने लगते हैं। और एक्चुअली उनकी रिपल्सिव नेचर की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन होता है टू न्यूक्लियस के बीच में। ओके, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, बट इट इज, हमने यहाँ पे तो सेंट्रल फोर्स दिखा रहा हूँ मैं, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। इट कुड बी द नॉन सेंट्रल फोर्स, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। इट कुड बी द नॉन सेंट्रल फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो नॉन सेंट्रल होता है। नॉन सेंट्रल दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी लाइन को ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया। आप ऐसे, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा ना ऐसे, तो लगता है कि मैं बिल्कुल एक सेंट्रल फोर्स को शो कर रहा हूँ। मतलब ये फोर्स कैसा लग रहा है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स हो रहा है। तो जो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स होते हैं उनको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रल फोर्स नहीं है भैया यहाँ पे। कैसा फोर्स है? नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स एक नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो अट्रैक्टिव है लेकिन नॉन सेंट्रल आप दिखा सकते हो, थोड़ी सी इसकी चेंज दिखा सकते हो, कुछ ऐसे कर सकते हो, नॉन सेंट्रल फोर्स। और ये फोर्स क्या भाई? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी हो सकते हैं। ऐसा ही फोर्स किसके बीच में हो सकता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ऐसा ही फोर्स और किसके बीच में हो सकता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है। सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड nuclear force. The nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. तो we will talk about nuclear force के बारे में बात हमने कर लिया। nuclear force is responsible, नोट करते जाए, responsible for the stability of the nucleus, stability of the nucleus. Okay, nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. कहाँ लेट क्यों गए हुए? ओ आराम से। Nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. Okay. It is very short-ranged force. It is very short-ranged force. शॉर्ट रेंज मतलब कितना? क्या रेंज है इसका?
10 femtometer, इसका रेंज क्या है भाई? इट्स रेंज इज nuclear force acts within, it acts within 10 FM, 10 FM. Nuclear force acts within 10 FM. FM is what? Femtometer. Don't talk. Femtometer. Femtometer means what? 10 to minus 15 meter. 10 to minus 15 meter. Is it okay? Okay. मैक्सिमम रेंज इससे ज्यादा हो सकता, इससे इतना ही होते हैं, इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्सेस की जो वैल्यू है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेंगे। 10 फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियर फोर्स नहीं हो पाएगा, उनकी रेंज वहीं तक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है ये एक्ट होती है, दैट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है भाई? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इज इट ओके? नोट करो भाई फर्स्ट। Okay, so it is non-central force. It is attractive force, but may be repulsive if the distance between them, between the two nucleons, becomes less than 0.8 femtometer. It acts between proton-proton, proton-neutron, neutron-neutron. It is independent of the charge of the nucleons, that is protons and neutrons inside the nucleus. Okay. So this was about the nuclear force. Okay. The nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. We have the two types of nucleus, a stable nucleus and unstable nucleus. एक होते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, एक होते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस मतलब इसकी जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज नहीं करते हैं। देयर इज नो चेंज ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। स्टेबल न्यूक्लियस, नो चेंज ऑफ nuclear configuration, nuclear configuration. Unstable nucleus, there is a change of nuclear configuration, change of nuclear configuration. A stable nucleus. For a stable nucleus, the ratio of N and P lies within 1.6 and 1. A stable nucleus,
For a stable nucleus, the ratio of number of neutron and number of proton lies within 1 and 1.6. जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और कुछ 1.6 रेशियो तक ये स्टेबल होते हैं. Unstable nucleus means n by p ratio is less than 1 and n by p ratio is greater than 1.6. Is it okay? जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है उसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो रेशियो होती है 1 और 1.6 के बीच में लाई करते हैं. जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो रेशियो होती है 1 से कम और इसमें 1 से 1.6 से ज्यादा होंगे. ऑब्वियसली. ओके. तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा जो कुछ भी इस अर्थ पर है, इस यूनिवर्स में है, सभी चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करना. अगर वो अनस्टेबल है और स्टेबल है तो स्टेबल रहना चाहते हैं. तो स्टेबिलिटी इज द मेन एम ऑफ एवरीबॉडी, एवरीथिंग, लाइव थिंग्स और अनलाइव थिंग्स. तो इनका भी जो मकसद होता है कि ये अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर ले. ये अनस्टेबल है, ये अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यूक्लियस. ये क्या चाहेगा भाई? इफ n by p रेशियो इज ग्रेटर लेस देन 1, ये चाहेगा कि भाई हम 1 से ज्यादा हो जाए. So what we have to change? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होना चाहेगा. किसकी नंबर ज्यादा है, न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का? लेस देन 1 है तो प्रोटॉन्स की. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, भाई प्रोटॉन कहेगा कि मेरी नंबर की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ गया. प्रोटॉन क्या बोलेगा? There is always a tendency. There is a tendency to regain the stability by all the unstable nucleus. By हाँ, किसमें है बहुत सारे हैं. लॉट्स ऑफ प्रेडिक्टेबल निकालो, बहुत सारे मिल जाएंगे. है भाई. सबसे पहले तो हाइड्रोजन ही हो गया जिसके पास नंबर प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, है कि नहीं? तो बस पहला एग्जांपल तो ही आ गया, नंबर 1. चलिए आगे बढ़े. There is tendency to regain the stability by all the unstable nucleus. Unstable nucleus. तो हम यहाँ पे बात करते हैं n by p ratio. If n by p ratio is less than 1, किसकी वजह से अनस्टेबल है यहाँ पे? Which is responsible for the unstable? Okay, question mark. Which is responsible for the instability of such nucleus, such nucleide, such the group of such nucleus को nucleide बोल सकते हैं ना, nucleate है ना. Okay. Unstable nucleide या nucleus, group of nucleus. नहीं, क्या बोलिए, हमसे बात कीजिए. कौन न्यूक्लियन होना चाहिए?
विकास ऐसे ही कर रहा है। यस विकास, एनी डाउट? नो सर। हाँ ओके, तो क्यों बार बार तुम्हारे स्क्रीन आ जा रहा है भाई? Which is now, हाँ यहाँ पे, or there is a tendency to regain the stability by all the unstable nucleus. Unstable nucleus, जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो क्या, उनका टेंडेंसी क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी होना चाहिए, ये उनकी टेंडेंसी है। तब अब क्वेश्चन आ गया कि भाई इनकी टेंडेंसी तो क्या है? स्टेबिलिटी को रिगेन करना। हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो। कौन चाहता है अपने लाइफ में अनस्टेबल होना? चाहता है कोई? नहीं, एवरीबॉडी। आप सब यहाँ पे पढ़ते हो, मेहनत कर रहे हो, जस्ट टू गिव योर लाइफ अ स्टेबल पोजीशन, है ना? ओके, तो नेचर के बनाए किसी भी चीज में अनस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, सभी स्टेबल होना चाहिए। बट इफ n by p ratio is less than 1, what about the nucleus? Is it stable or unstable? It is unstable. तो क्या चाहेगा? फिर आपसे क्वेश्चन मार्क आ गया भाई, which is responsible the instability of such nuclei या nucleons? तो बोलेंगे ओके, प्रोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल। किसकी नंबर ज्यादा है भाई यहाँ पे? प्रोटॉन की। प्रोटॉन बोलता है कि देखो ऐसा है कि हमारे जो सोसाइटी है, न्यूक्लियंस है, इस सोसाइटी में अच्छा होता है कि हम सब इक्वल नंबर पे होते हैं। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते, तो कितना अच्छा होता, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और क्या होता, सब स्टेबल होते। लेकिन बोले कि नहीं, अच्छा ऐसा करो, कुछ नंबर्स बढ़ा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 तक जा सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम मत होना। इससे कम हो गए तो क्या हो जाओगे? अनस्टेबल हो जाओगे। तो कौन कम हो गया इसमें? न्यूट्रॉन तो कम हो गया, कौन ज्यादा हो गया? न्यूट्रॉन बोलता है प्रोटॉन की तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी में फर्क पड़ा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। प्रोटॉन, यू आर इन लार्जर नंबर, जिसकी वजह से हमारी रेशियो को तुमने क्या कर दिया? 1 से कम कर दिया, और हमारा सोसाइटी, हमारा पूरा न्यूक्लियस ही अनस्टेबल हो गया। इसमें मैं ही नहीं, तुम भी अनस्टेबल हो गए, हमारी पूरा सोसाइटी अनस्टेबल हो गया। नहीं हो गया? हम प्रोटॉन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन को तो धक्का लगा कि अब क्या करें, इसने तो सारा इल्जाम मेरे पर डाल दिया कि प्रोटॉन, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, प्रोटॉन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनस्टेबिलिटी इन सच केसेस। तो प्रोटॉन की जो आत्मा है वो जागी। हाँ, इसका इनर वॉइस है ना, उसकी इनर वॉइस जागा, उसकी उसमें एक आत्मिक शक्ति डेवलप किया, एक अंदर की जो फोर्स होता है ना, वो डेवलप किया प्रोटॉन में। इमोशंस क्रिएट हुआ उसमें। बहुत वीक होता है इमोशंस बहुत वीक होता है ना, सबको वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो बहुत इमोशनल हो गया प्रोटॉन, क्या हो गया भाई? बहुत इमोशनल हो गया, और उसके अंदर में एक फोर्स क्रिएट हो गया, एक इमोशंस क्रिएट हो गया। हम उस इमोशंस को बोलते हैं वीक फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसको? वीक फोर्सेस। दैट इमोशंस इज कॉल्ड, किसके अंदर का इमोशन डेवलप कर गया भाई? प्रोटॉन के अंदर में। प्रोटॉन के अंदर, हे हेलो, किसके अंदर में इमोशंस क्रिएट हो गया? प्रोटॉन के अंदर में। दैट इज द कॉल्ड वीक फोर्सेस। प्रोटॉन बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ। उसका इमोशन बोला कि अपने आप को मैं तोड़ डालूंगा। नहीं, बोले कि ऐसा मत तोड़ो कि सबको ले डूबो, ऐसा तोड़ो कि पूरा न्यूक्लियस जो है ना बच जाए, पूरी सोसाइटी को बचाओ। देन प्रोटॉन अपने आप को ब्रेक करेगा। प्रोटॉन अपने आप को ब्रेक करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा भाई? न्यूट्रॉन में। किस में कन्वर्ट करेगा? न्यूट्रॉन में। और किस में? इलेक्ट्रॉन में। और किस में? यहाँ पे स्मॉल एन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में। और किस में? ऐसे थोड़ी ना ब्रेक कर लेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मस्ट बी एप्लीकेबल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मस्ट बी एप्लीकेबल। तो भाई इसके पास कितने चार्ज है? प्रोटॉन के पास। न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज है? तो क्या करना पड़ेगा इसको? एक पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, ई पॉजिटिव लिख देंगे। क्या बोल देंगे इसको? ई पॉजिटिव। गॉट इट? ओके। प्रोटॉन ने अपने आप को ब्रेक कर दिया, किसकी वजह से ब्रेक कर दिया?
वीक फोर्स की वजह से, जो इसके अंदर में प्रोटॉन के अंदर में वीक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, वीक फोर्स, proton converts into such due to the weak force. प्रोटॉन ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप। ये इक्वेशन बैलेंस न्यूट्रॉन पॉजिटिव क्या हो गया? अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे आ गया। किसमें कन्वर्ट कर गया भाई? न्यूट्रॉन में और ई पॉजिटिव में। इसके पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये क्या है भाई? ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, लेकिन इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। चार्ज की बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्ज की बैलेंस होना चाहिए। और साथ में और क्या हो गया यहाँ पे? एक और पार्टिकल निकला, कुछ एनर्जी में निकला, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रिनो। ओके, न्यूट्रिनो जो टाइप ऑफ फोटोन, न्यूट्रिनो कैसा है? फोटोन, जैसे फोटोन होते हैं ना, इट हैज द रेस्ट मास 0, तो वैसा ही है, कुछ एनर्जी बैलेंस करने के लिए, है ना? ओके, तो हम इसे बोलते हैं दिस इज नोन एज द पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। Positron means positive electron, means everything is like the electron except the charge. The charge is what? Means positive. Okay, and this is called neutrino. This is called neutrino. Neutrino. Neutrino is like photon. Neutrino कैसा भी? Like photon. Rest mass is 0. Rest mass 0. Only energy क्या है इसके पास? क्या है इनके पास? Only energy. तो ऐसे जब प्रोटॉन ब्रेक करेगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा? न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और साथ में कुछ एनर्जी निकलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रिनो, है ना? दिस इज वन ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके। दिस इज वन ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्यों हुआ? स्टेबिलिटी रिगेन करने के लिए। क्यों हुआ? स्टेबिलिटी रिगेन करने के लिए। और किसकी वजह से हुआ? यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन क्यों ब्रेक किया? वीक फोर्स। द प्रोटॉन ब्रेक्स बिकॉज ऑफ द weak forces. Weak force is responsible for the nuclear radiation, nuclear decay. Such type of event is called nuclear decay. इसका nucleus configuration अब एक जैसा नहीं रहा ना, बदल गया ना nuclear decay. When the nuclear configuration changes, we say nuclear decay. This process is known as the nuclear decay. So which force is responsible for the nuclear decay? Weak force is responsible for the nuclear decay. ये किसके अंदर में पाए जाते हैं? ये किसके अंदर में पाए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स के अंदर में। इट्स द इनर, इट इज द इनर वॉइस ऑफ द प्रोटॉन्स, और इट मे बी द इनर वॉइस ऑफ द न्यूट्रॉन्स। आगे चल करके देखेंगे, कहीं हमेशा प्रोटॉन ही रिस्पांसिबल थोड़ी ना होंगे,